चिर सजग आंखें नींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। जी हाँ मेरे प्यारे दर्शकों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी जाग जाइए और हमारे साथ देखिए कार्यक्रम बिहार बिहान। मैं अर्पिता आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन बिहार के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। निश्चित रूप से कई लोग सुबह 4 बजे भी उठ चुके होंगे, लेकिन कई लोगों ने अभी अभी आंखें खोली होंगी। कोई बात नहीं, अगर आप अभी भी जगे हैं तो हमारे साथ कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए सकारात्मक विचारों के साथ और कोशिश करिए कि आज का आपका दिन बेहद खूबसूरती से बीते। इसके लिए कुछ एफर्ट्स भी हमें करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप के अंदर एक ऊर्जा भरनी होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा भरनी होती है। आप इसके लिए नेचर का सहारा ले सकते हैं। अपनी आँखों से सूरज की किरणों को देखिए। खुली आँखों से जब आप ये नज़ारा देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि एक शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपके मन के जो नकारात्मक विचार हैं उनको दूर कर रही है और मन में ये एहसास जगा रही है कि प्रकृति हमें कितना प्रेम करती है। तो ऐसी ही बातें हमें अपने मन में लगातार लाते रहना है और ये कोशिश करना है कि हम किसी भी नकारात्मक विचार से दूर रहें। तो अनमोल वचन सेगमेंट हम जरूर आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं। चलिए अनमोल वचन देखते हैं और एक बार फिर से मोटिवेट होते हैं। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। महात्मा गांधी। कर्म कोई भी हो, अगर हम पूरे मन से उसे करते हैं, पूरे शिद्दत से उसे करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें बुलंदियों तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आसमान हमारा इंतज़ार कर रहा है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही कलाकार से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया और आज इस मुकाम पर है कि हर कोई उनकी सराहना करता है। चलिए मुलाकात आपकी भी करवा देते हैं खास मेहमान से। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विनीता कुमारी जी, जो कि चित्रकला करती हैं, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहान में। धन्यवाद। बिहार बिहान को नमस्कार, मुझे यहाँ आगमन के लिए। हम ज़रूर जानना चाहेंगे मैम कि आप कैसे बनाती हैं इस आपके आर्ट को। अगर कायदे से देखा जाए तो कहते क्या हैं, आप अपने विचारों से कैसे इसे प्रस्तुत करेंगी? जी अर्पिता जी, ये जो कला है ये समकालीन कला है और ये आज की कला है और ये इसको हम मुक्त कला भी कहते हैं। जैसे इस कला में हम किसी विषय या कोई शैली से बंध के काम नहीं करते हैं। ये बिल्कुल ही मुक्त कला है और इसमें विविधता है, इसमें एक स्वतंत्रता है, एक प्रवाह है और उसी विविधता के अंतर्गत हम अपने आर्ट को दिखाते हैं, बिल्कुल मुक्त होके, बिल्कुल स्वच्छंद होके। बिल्कुल वो विविधता हमें चित्रों में बहुत अच्छे से नजर आई। कभी आपने बुद्धा के चित्रों को पेंट किया है तो कहीं समंदर किनारे एक योगी ध्यान में मग्न नजर आया, कहीं एक महिला का चित्र नजर आया जिसके आंसू भी नजर आए। तो ये जो विविधता है आपके चित्रों में, जो इसका विषय आपने लिया है, अगर आप इसके बारे में बताएं हैं। जी, ये विविधता जैसे कि मेरे पेंटिंग्स में आपको कहीं स्त्री के हृदय का करुणा तो कहीं दिखेगा, आपको संबोधि के क्षण भी दिखाई देंगे, तो कहीं आपके प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य, तो कहीं आपको सीता के चरित्र का भी, सीता के अग्नि परीक्षा भी दिखाई देगी। तो मैंने अपने पेंटिंग में यही विविधताओं को दिखाया है, जीवन के अलग अलग विविधताओं को मैंने दिखाया है। तो कहाँ से ये विषय आपके मन में आते हैं? दरअसल मेरी जो सारी जो पेंटिंग्स हैं वो मेरे जीवन पे ही आधारित है। मैंने कहीं मेरे जीवन पे कहें या फिर मैंने जो अपने जीवन में जो फील किया, जो मैंने अनुभव किया, जो देखा, तो मैंने उसको कोरे कैनवास पे उतारा। और जब आप कला को किसी भी गहराई से आप फील करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो आपके अंदर एक बेचैनी होता है और उस बेचैनी को हम व्यक्त करना चाहते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो हम कलाकार या हम कला प्रेमी उसी टाइम में हम ये कहेंगे कि कला का जन्म होता है। तो हम उसी टाइम में अपने अनुभवों को कैनवास पे उतारते हैं
और मेरी पेंटिंग भी, हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी होती है, उसका एक जीवन होता है, वो मृत नहीं होता है, उसके पीछे सजीव कहानी होती है। हम कलाकारों से अगर आप पूछेंगे तो हर पेंटिंग की अपनी एक कहानी है, और मेरी भी पेंटिंग के पीछे अपनी, हर पेंटिंग के पीछे अपनी एक कहानी है। बहुत गहराई की बात आपने कही कि जो चित्र है वो निर्जीव बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि उनके पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, एक जीवन छुपा होता है, और उस जीवन की हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। आपने जो देखा अपनी आँखों से या जो आपने महसूस किया, वो आपने अपने चित्रों में उनको उतारा है, उन चीज़ों को उतारा है। तो अगर आप कुछ चित्रों का जिक्र करें, जैसे अभी हमने आपके चित्र में देखा कि एक योगी ध्यान में मग्न है और कुछ वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, अगर आप उसके बारे में बताएं कि ये कहाँ आपने देखा और कैसे इसको आपने चित्रों में उकेरा। बिल्कुल, ये मेरा तैल चित्र है, जो कि कलर में विविधताएं हैं, तो ये मेरा एक तैल चित्र है। और मैं इसमें एक है समुद्र के किनारे सूर्यास्त हो रहा है और एक योगी यंत्र बजा रहा है। मैं गोकर्ण में ऐसे घूम रही थी, कर्नाटका में गोकर्ण एक जगह, वहाँ मैं घूम रही थी, तो अचानक से ही मुझे एक ध्वनि की आवाज़ आई। तो समुद्र के बीच में उस ध्वनि का मुझे समावेश बड़ा ही खींचा मुझे, तो मैं उस तरफ गई। तो मैंने देखा कि एक योगी बड़ा ही ध्यान मग्न होके उस वाद्य यंत्र को बजा रहा था, और फिर उस सनसेट का होना, सूर्यास्त का होना, और वो ध्वनि मुझे एक ऐसी दुनिया में लेके चला गया, मतलब अब बता नहीं सकती हूँ मैं आपको, मैं बिल्कुल अलग दुनिया में चली गई। और वो क्षण जो है ना, मेरे लिए, मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया, उतना ध्यान मग्न उसका होना। तो मैंने उस क्षण को अपने कैनवास में कैद किया। क्या बात है, इतनी गहराई में जब आर्टिस्ट चले जाते हैं तो उनके चित्रों में वो खूबसूरती भला क्यों ना ही आए। आपने जीवन के उस रंग को देखा है जिसे हम लोग आध्यात्मिक रंग भी कह सकते हैं, जो ऐसा रंग है जो हमें बताता है कि संसार में सब कुछ एक समान है। अगर हम देखें तो यहाँ कुछ भी विभिन्नताएं नहीं है, अलग अलग चीज़ें होकर भी सब एक हैं, सब समायोजित हैं, और ये खूबसूरती आपके चित्रों की हमें बहुत आकर्षित करती है। अगर आपकी हम आर्ट की बात करें तो एक आर्टिस्ट के रूप में क्या मतलब सामग्री जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के रंग हैं, किस तरह के ब्रश वगैरह इस्तेमाल करती हैं आप? मेरी पेंटिंग्स जो समकालीन कला है, इसमें विविधताएं बहुत है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें ऑयल कलर मैं प्रमुखता से यूज करती हूँ। इसमें ऑयल कलर है, एक्रिलिक है, वाटर कलर पे भी मैंने बहुत काम किया है, पेंसिल और चारकोल से भी बहुत सुंदर काम होता है। और इसका जो ख़ास बात जो ये है ऑयल कलर का, कि ये आपको बहुत ही नेचुरल लुक देंगे, और वाटर का भी है। और मैंने ब्रश से और नाइफ़ से भी मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, मैं नाइफ़ भी बहुत यूज़ करती हूँ। तो इसमें विविधताएं हैं। बिल्कुल, मतलब आपने हर फॉर्म का इस्तेमाल किया है, चाहे वो विषय वस्तु हो, चाहे वो रंग हो, या फिर वो इंस्ट्रूमेंट हो जो कलर करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, ये जो आप में गहराई आई है चित्रकला के प्रति, ये आर्ट जो आपके अंदर आया है, कैसे आया, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, शुरुआत कैसे हुई आपकी इस जर्नी की? जी, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया आपने। ये जो मेरे बचपन से ही मेरे जहन में, जैसे मैं फूल देखती थी, पत्तियाँ देखती थी, तो मैं पहले स्केच पेन जो होता था, मैं स्केच से अपने कॉपी पे उकेरती थी उसको स्कूलों में। फिर कॉलेज में भी गई तो मेरा इससे कभी नाता टूटा नहीं, मैं कोई भी चीज़ देखती थी उसको उतारने का कोशिश करती थी अपने कॉपी में। तो फिर धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में गई तो फिर मुझे लगा कि मुझे कहीं ट्रेनिंग लेना चाहिए इसका। तो पहले आर्ट को बहुत कम आंका जाता था, तो मैंने पापा को ये बात बोला कि पापा मैं सीखना चाहती हूँ। तो पापा बोले कि नहीं, इसका क्या स्कोप है। तो फिर मैंने उनको मनाया, तो फिर पापा बोले कि ठीक है, तो फिर तो मैं अपने घर से 40 किलोमीटर दूर मैं सप्ताह में 2 दिन ट्रेनिंग के लिए जाती थी। ट्रेनिंग क्या, उस समय हल्का फुल्का स्केचेस सिखाए जाते थे, तो मैंने वो सीखा किया। फिर उसके बाद मैंने शादी के बाद भी मुझे काफ़ी अच्छा ये मिला, प्रोत्साहन मिला मुझे। तो मैं BFA फिर किया मैंने शादी के बाद, और फिर धीरे धीरे करते करते ये हॉबी कब प्रोफेशन में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला।
मैंने इस चीज़ों को छोड़ा ही नहीं कभी बचपन से। मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया, उसको ऑब्जॉर्व करना शुरू किया, प्रकृति को देखना शुरू किया, हर इंसान के अंदर उसकी भावनाओं को देखना शुरू किया। तो धीरे धीरे ये चीज़ जो है ना, ये गहराई का रूप लेते गया और फिर मैंने उसको अपने कैनवास पे उतारना शुरू किया। क्या बात है। एक संघर्ष आपने ज़रूर जिसका जिक्र किया कि कई बार हम अपने शौक़ को यूं ही दबा देते हैं, उसे छोड़ देते हैं ये सोच कर कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ज़रा सुनिए विनीता जी को, किस तरीके से वो अपने पापा को मनाती हैं। बचपन के दौर में आप लोग भी कई बार चित्रकारी करते होंगे तो आपको यूं ही लगता होगा कि अच्छा ठीक है, तो 4 पेंसिल चलाकर हम कुछ चित्र बना लेते तो इसमें खास क्या है। लेकिन विनीता जी को खास लगा और इसीलिए आज वो इस मुकाम पर पहुंची है। तो अपने किसी भी शौक़ को यूं ही जाया मत कीजिए, उस पर काम करिएगा तो बहुत कुछ हासिल आप कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने ये बताया है कि बचपन की कोई भी चीज़ आपको कितना आगे ले जा सकती है। अच्छा विनीता जी, आप तमाम मंचों पर गई, आपकी प्रदर्शनियाँ भी लगी, तो ज़रा उनके अनुभव को भी साझा कीजिए, कैसा रहता है? ज़रूर। अभी पिछले वर्ष ही हमारी ललित कला एकेडमी में 5 दिवसीय एग्जीबिशन लगा था, उसमें बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा कि लोगों में ये बोध हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं इसको देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। और फिर अभी 2025 में भी अभी ललित कला एकेडमी में सीनियर आर्टिस्ट का चुनाव हुआ था प्रदर्शनी के लिए, उसमें भी मेरा चयन हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। फिर काफ़ी पुरस्कार भी मुझे मिलते रहते हैं, मैं वर्कशॉप में भी पार्टिसिपेट करते रहती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए। अच्छा, आपकी जो आर्ट है बहुत खूबसूरत आर्ट है, लोग चाहेंगे कि ज़रूर इसे मतलब हम ले लें या मेरे घर में भी पहुंच जाए आपका आर्ट, तो वो माध्यम क्या हो सकता है कि किस तरीके से लोग आप तक पहुंचकर वो आर्ट ले सकते हैं, खरीद सकते हैं? बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लोग लेते हैं मेरे से। जैसे कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी हैं या फिर हम जो एग्जिबिट करते हैं उससे लोग जानते हैं और पेंटिंग देख के ख़रीदते हैं। और आजकल तो सबसे बढ़िया जरिया आर्टिस्ट के लिए या हर लोगों के लिए बढ़िया जरिया सोशल मीडिया हो गया है। हम फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, सोशल मीडिया के जरिए पूरे वैश्विक स्तर पे हम इसको लेन देन कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं वैश्विक स्तर पे। पूरी दुनिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए लोग आपसे संपर्क करते भी हैं और कर भी सकते हैं। बिल्कुल। और आपकी आर्ट तक पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छा आपने एक माध्यम बना लिया है, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं, कला तो बनाते हैं लेकिन उसे लोगों तक कैसे पहुंचाना है अभी शायद उतना उस पर काम नहीं हो पाया है, लेकिन आप उस तरफ आगे बढ़ी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तमाम कलाकार भी इस तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। विनीता जी, हर कलाकार के कई शौक होते हैं। आप एक चित्रकार हैं, तो आपके इसके अलावा क्या शौक है? ज़रूर मेरे जानने में दिलचस्पी है, क्योंकि आप बहुत डेप्थ में जा रही हैं अपनी आर्ट में, तो और किन चीज़ों की डेप्थ में आप गई हैं? मैं पेंटिंग तो करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं जीवन के विभिन्न रंगों को जानी हूँ तब जब मैं ट्रैकिंग करती हूँ, मैं ट्रैवलिंग करती हूँ। तो मुझे ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ों को देखने का मौका मिला, नज़दीक से फील करने का मौका मिला। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण भी आपको देना चाहूँगी। अनायास ऐसे ही हम लोग एक बार हिमालय में ट्रैकिंग कर रहे थे, तो उसमें मेरी नज़र एक पत्थर पे पड़ी, बड़ी सी पत्थर थे, उस पर नज़र पड़ी, तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ शैवाल उगे हुए थे। शैवाल जो ये काई होता है ना, ये काई, तो उसमें मैंने हर रंगों को देखा। हरे भरे रंग थे, कुछ पीले रंग थे, नारंगी रंग थे, धीरे धीरे वो मरता हुआ वो जो काई कालापन लिए हुए, तो मैंने वो देखा उस पत्थर पे कि वो जीवन के सारे कलर हैं यहाँ पे। तो मेरी एक पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट में है, आपने देखी होगी, तो वो नाइफ भी यूज़ हुआ है उसमें, तो मैंने उसका नाम द लाइफ दिया है। और मैं ऐसे चलते गई अपने जीवन में, और दरअसल मेरी जो पेंटिंग्स हैं वो मेरी ही कहानी, मेरी ही फीलिंग्स, मैं उसी तरह से अपने पेंटिंग को बनाती हूँ, कैनवास पे उकेरती हूँ। जो मैं देखती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, वही मैं अपने मतलब कुछ भी कल्पना नहीं है, जो भी है रियलिटी है, सच्चाई है ज़्यादातर। और बहुत गहराई से जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर लेते, जैसे आपने बताया कि आप कहीं घूमने गई और वहाँ आपने कुछ अलग अलग आकृतियाँ देखी या कुछ अलग चीज़ें देखी, तो उनको अपने जहन में उतार कर उसको चित्रों में परिवर्तित कर देते हैं। और ये चीज़ें आपको हुई जब आप ट्रैवलिंग करते हुए चीज़ों को देखने के लिए आपको ये मौका मिला। यानी ट्रैवलिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है तमाम कलाकारों के लिए, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, किसी भी माध्यम का आर्टिस्ट हो,
अगर वो ट्रैवलिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़े ज्ञान का कोई जरिया हो नहीं सकता। एक आम इंसान के लिए भी ट्रैवलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। अच्छा, अपने बारे में और बताइए विनीता जी, घर परिवार में आपके कौन कौन है, किस तरह से सहयोग मिलता है इस फील्ड में, क्योंकि चैलेंजेस भी हैं, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी है। मेरे घर में मेरी पति हैं, मेरे सास है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो काफ़ी सपोर्ट रहता है उनका हर चीज़ में। उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ के लिए नहीं रोका, जैसे कि मैंने आपको बताया शादी के बाद मैंने BFA किया, या फिर मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। जैसे ये कला स्वतंत्र है, इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं ना, तो वैसे ही मैं अपने घर में भी स्वतंत्र हूँ कुछ भी करने के लिए। पूरा फुल सपोर्ट है इसके लिए मुझे। और मैं ट्रैकिंग भी जाती हूँ, ट्रैवलिंग भी जाती हूँ, तो मैं सोलो तो नहीं जाती हूँ, तो फिर मैं फैमिली के साथ ही जाती हूँ, मेरे मन से जाती हूँ। तो बहुत सपोर्ट है, बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। परिवार का साथ हो तो आदमी हर काम में बहुत अच्छे से मुकाम हासिल कर सकता है, आगे बढ़ सकता है निश्चित रूप से। अच्छा, जो भी ये चित्रकारी के बारे में हम तमाम बातें कर रहे हैं और आपके जीवन पर भी तमाम बातें कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे युवा चित्रकार हैं जो ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर उनको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, एक अच्छा चित्रकार बनना है, तो उसके लिए उनको करना क्या होगा, कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, और ये जो विषय वस्तु आपने बताई वो उसका चुनाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, आज के ज़माने में तो इसके बहुत सारे स्कोप हैं और युवा कलाकार के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, कॉलेज है, स्कूल है। आप इसका शिक्षा बहुत अच्छे से ले सकते हैं। और उसके बाद जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत का तो कोई विकल्प नहीं है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको। तो वो अगर मेहनत करें और इसमें आगे जाएं, आजकल तो युवा कलाकारों के लिए भी प्रदर्शनियां लग रही हैं। अभी भी बिहार ललित कला अकादमी में लगा हुआ है युवा का, तो फिर बहुत ही, और बिहार में खासकर जो आप बिहार म्यूज़ियम है, वहाँ पे कलाकार और संस्कृति से जुड़ा हुआ, मतलब वो एक मंच बन गया है। आप अपनी कला को वहाँ पे दिखाएं, लोगों से जुड़े। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि आप सोशल मीडिया में आप हैं, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं, लोगों को दे भी सकते हैं, और वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आजकल बहुत स्कोप है इसका युवा कलाकारों के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि वो तहे मन से इस काम को चुनें और करें। और एक समाज का तभी निर्माण हो सकता है जब आपके अंदर कला हो। कला बहुत ज़रूरी है, आज के जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि कला जो है आपको शांति देता है, सुकून देता है, ये भागम भाग की दुनिया में, स्ट्रेस की दुनिया में। और मैं ये मानती हूँ कि कला हर किसी के अंदर है, उसको निखारना है, उसको लाना है आगे। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, आज के युवा कलाकारों को भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़, समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपकी कुछ प्रदर्शनी भी लगी हुई हैं अब बिहार में कई जगहों पर, अगर आप उनका जिक्र करना चाहें कि आपकी कुछ खास पेंटिंग कुछ खास जगहों पर प्रदर्शित हो रही हैं। मेरी तो अभी हाल में प्रदर्शनी लगी थी, और मेरा एक बहुत ही अच्छा गंगा गैलरी में, पटना म्यूज़ियम का जो गंगा गैलरी है, वहाँ पे मेरी 10 फीट की एक पेंटिंग अस्थाई रूप से चुना गया है उसमें मेरा। तो उसमें अस्थाई रूप से पेंटिंग वो लगी हुई है, और उसमें गंगा के जनजीवन को दिखाया गया है बहुत उसमें, और बिहार के ही गंगा जीवन को दिखाया गया है। कैसे हम छठ पूजा करते हैं, कैसे बिहार में गंगा आरती होता है, और फिर हम शमशान भी जलाते हैं गंगा में, और फिर व्यापार भी होता है। तो इस तरह से हमने उन चीज़ों को सजाया है, दिखाया है। आप ज़रूर पटना म्यूज़ियम का जब उद्घाटन हो, अभी उद्घाटन तो नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर जाएं और उसको देखें। चलिए, बहुत अच्छा लगा विनीता जी आपसे बातचीत करके। तमाम आपने अपनी चित्रकला के बारे में जो बातें रखी, बड़ी दिलचस्प बातें थी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम बिहार में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दर्शकों, हम लगातार बात कर रहे थे चित्रकला के बारे में। चित्रों की जो दुनिया है, ये रंगों की दुनिया है, ये भावों की दुनिया है, और इस दुनिया में अभी हम और गोते लगाएंगे। जी हाँ, हम आपकी मुलाकात एक और ऐसे ही कलाकार से करवाने जा रहे हैं जो अपने चित्रों के माध्यम से अपने जीवन में कई रंग भर रही हैं। चलिए उनका स्वागत कर लेते हैं कार्यक्रम बिहार में अर्चना कुमारी जी, जो कि मिथिला पेंटिंग करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी कार्यक्रम बिहार में। अर्पिता जी, आपका भी बहुत बहुत
मिथिला पेंटिंग ने आज पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली है। वजह है जो मिथिला पेंटिंग का ओरिजिन है। आज भी मिथिला के लोगों ने अपनी संस्कृति को बचा कर रखा है। और देखिए हमारे साथ अर्चना जी भी मिथिला पेंटिंग को जो लेकर आई हैं तो अपने खास अंदाज में लेकर आई हैं, अपनी मिथिला की वेशभूषा में आई हैं। तो अर्चना जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को मिथिला जो आपकी पेंटिंग है इसके बारे में बताइए कि मिथिला जो पेंटिंग है ये किस तरह की कला है, कैसे इस पर आप लोग काम करते हैं? मिथिला पेंटिंग एक तो मिथिला पेंटिंग तो मिथिला के लोक चित्रकला छियै जे एक पीढ़ी दोसर पीढ़ी के सौंपैत अबै छथिन। बिल्कुल, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब आप अपनी जो है कहानियाँ, किस्से कहानियाँ पहुँचाते हैं और उसी से ये आर्ट बनता है। पहले तो ई चीज होइ छलै जे अरिपन बनायल जाइ छलै चावल के आटा से जमीन पर, ओकरा भू चित्र कहल जाइ छलै। और जेकरा बाल पेंटिंग एखन कहै छियै ओ भित्ति चित्र होइ छलै, गोबर मिट्टी से लेप कऽ ओहि पर में चित्र उरेखल जाइ छलैया। तऽ ओतऽ शुरुआत भेलै, फेर एक एहिमे किछु परिवर्तन एलै तो ई पेपर पर एले। लेकिन आब ई पेपरे तक सिमट के नहीं रह गेले। आब अगर अहाँ देखियो अर्पिता जी, तो अहाँ के सुबह के चाय के कप से ल क अहाँ के सुते के बेडशीट तक मिथिला पेंटिंग पहुँच गेल छै। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले हम लोग गांव में देखते थे कि कोई तीज त्योहार आता था तो लिपाई पुताई करते थे और मिथिला पेंटिंग बना देते थे। पर अब देखिए कपड़े भी पहनते हैं तो उसमें लगता है कि मिथिला पेंटिंग के कपड़े अगर चित्रकारी वाले होंगे तो बड़े खूबसूरत लगेंगे। और चाहे सीनरी की बात कर लीजिए, आजकल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मिथिला पेंटिंग को। तो आप जब मिथिला पेंटिंग करने की शुरुआत आपने की तो कब की आपने इसकी शुरुआत, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? शुरू से मुझे मिथिला पेंटिंग शुरू से ही हमरा पसंद छलैया, लेकिन ओकर ज्ञान नहीं छलै, पूर्ण ज्ञान। तो घर में पूजा पाठ होइ छलै तो छोट छोट अरिपन वगैरह हम बनबै छलहुँ, अरिपन जे भूमि पर में बनै छै। और मिथिला में एखनो भी की कल्चर छै, तो कोनो भी पर्व त्यौहार या काज त्यौहार होइ छै जैसे जेना जनउ, उपनयन, शादी, तो ओहि पर में गाँव टोला मोहल्ला के जे रहै छथिन बुजुर्ग महिला ओ दीवाल पर में चित्र उरेखै छथिन। तो वह चीज हम देखै छलियनि हँ। और आइ हम अहाँके सामने कहै छी ई चीज जे जखन ओ सब कऽ कऽ चलि जाइ छलखिन हँ तो हम ओहि चीजके हाथसँ नपै छलियै, फिर ओकरा देखै छलियै छू छू कऽ आ फिर हम जाकऽ घरमे बनबै छलियै ई चीज। तऽ ओहन तऽ नहि होइ छलै, लेकिन तैयो होइ छलैया, किछु किछु चीज होइ छलै। तो अहिना होइत होइत हम प्रैक्टिस करै छलहुँ घरमे, करैत करैत 2014 में जखन हम कॉलेज में गेलहुँ तो हमरा 15 दिन का ट्रेनिंग लै के मौका भेटल। तो ओहिमे हम बॉर्डर वगैरह कचनी के हमरा ज्ञान भऽ गेल। तकर बाद 2017 में हमरा शादी भऽ गेल। तो हमरा घर के काज सब करी आ जे टाइम बचे से अपन काज में लागल रही। तो हमर हस्बैंड हमरा बहुत सपोर्ट केने छथि। ओ हमरा देखलथि ई सब काज करैत किछु किछु, तो कहलखिन अहाँके एहिमे इंटरेस्ट अछि? हम कहली हाँ अछि। तो ओ की केलखिन तो 2-3 टा मिथिला पेंटिंग आनि कऽ हमरा देलथि जे ई चीज बनबियौ। तो हम बनेलिए। तो कहलखिन जे कनी किछु किछु कमी है। ओकर बाद दरभंगा में निजी संस्थान के द्वारा जतऽ मिथिला पेंटिंग और फाइन आर्ट के पूर्ण रूपेण शिक्षा देल जाइ छै, ओतऽसँ हम गोदना के जे मिथिला पेंटिंग एकटा पार्ट छै, हम गोदना के क्लास केलहुँ। तो ओहिमे हमरा ओ संस्था के निर्देशक द्वारा कहल गेल जे अहाँके कचनी पर पकड़ यऽ, तो हमर उत्साह बढ़ि गेल। तकर बाद किछु दिनका बाद हम पद्मश्री दुलारी देवी जे राँटी के छथिन, जिनका हम गुरु माँ कहै छियनि, हुनका लग जाकऽ हम शिक्षा लेलहुँ। तो हुनका लग जाकऽ हमरा पूर्ण रूपे हम शिक्षा लेलहुँ मिथिला में। तकर बाद वएह कहलथि बौआ सौराठ छै मधुबनी के अंदर, ओतऽ मिथिला चित्रकला संस्थान छै, ओतऽ हम गेलहुँ, हमर एडमिशन भेल, हम ओतऽ स्टूडेंट छी। क्या बात है। मतलब जब घर परिवार में वो चीज़ें देखती थी और बनाती थी, फिर शादी ब्याह हो गया, तब तक मतलब आपने नहीं सोचा था कि इसमें कुछ करियर बनाना है या इसमें मतलब आपको आगे जाना है। पर जब आपके हस्बैंड ने, आपके पति ने देखा कि आप बड़े मन से करती रहती हैं दिन भर, जैसे ही मौका मिलता है घर के काम से तुरंत मिथिला पेंटिंग में लग जाती है, तो उन्होंने पूरा सहयोग किया, आपको ट्रेनिंग वगैरह करवाया। अच्छा ये बताइए, जब आपका ये समय चल रहा था
तो घर परिवार से तो सहयोग आपको काफ़ी मिल रहा था, तो इसकी जो सामग्री वगैरह है वो कैसे मतलब आप इस्तेमाल करती थी? सामग्री वगैरह देखिए, पहले तो होता था जब महिला ये करती थी तो बांस के कमचे को उसमें कॉटन लपेट कर करे छलखिन हाँ, लेकिन नहीं वो जो चीज़ अब तो वो चीज़ नहीं लगी। तो अर्चना जी हमें बता रही थी कि कैसे वो कलाकारी करती थी, मधुबनी पेंटिंग बनाते वक्त वो किन सामग्रियों का इस्तेमाल करती थी। आपने बताया कि बांस की लकड़ी लेकर उसमें रुई लपेटकर आप बनाती थी, ज़रा और गहराई से बताइए कैसे करती थी आप? हाँ, जब मैं अपने आसपास के बुजुर्ग महिला को देखती थी तो वो लोग इसी चीज़ से काम करते थे, लेकिन अब तो समय बदल गया है, धीरे धीरे सब मैथिली में बोलिए ना, अच्छा लगता है सुनने में। समय बदल गेलिए तो धीरे धीरे सुधार अबै छै सब चीज में, तो वो आब तो ब्रश नीब के यूज होइ छै, लेकिन पहले की होइ छलै जखन महिला के किछ नहीं छलै ना तो वो बांस के कमची ल के ओहि पर में कॉटन रुई लपेट के आ तै से जेना नेचुरल करल सिंदूर से लाल रंग, हल्दी के पीस के हरा रंग, चूना से वाइट रंग और सीम के पत्ता से हरा रंग, नील पाउडर से नीला रंग, आ गेरू मिट्टी से ज़्यादातर वो सब गेरू मिट्टी के यूज करे छलखिन हाँ, ओकरा घोर के तै से बनबै छलखिन, लेकिन आब तो से चीज नहीं छै, लेकिन ई चीज के उपयोग करबाक छै, हमहूँ करै छी जखन हम फ्री से रहै छी तखन ई चीज के हमहूँ उपयोग करै छी। वाह, मतलब नेचुरल कलर की अपनी खूबसूरती होती है। हाँ। अच्छा, गाँव घरों में अभी भी इस्तेमाल होता होगा? हाँ होता है, लेकिन अब समय नहीं रहने के कारण तो कॉस्मेटिक कलर का यूज करना ही पड़ता है। तो कॉस्मेटिक में कौन कौन से कलर इस्तेमाल करती हैं? जो मैं फैब्रिक कलर, एक्रेलिक कलर, वाटर कलर, वैसे लोग स्केच कलर भी करते हैं, लेकिन हम नहीं करी छी स्केच कलर का यूज। जखन ज़्यादा रहिए ऑर्डर तखन तो बाहरी कलर के कऽ लै छी, ओना हमर प्रयत्न रहिए जे नेचुरल कलर से हम पेंटिंग बनाबी। बहुत अच्छी बात है, नेचुरल कलर की अपनी खूबसूरती भी है और मज़ा भी आता होगा। हाँ। शुरुआत से वही काम किया है तो ज़्यादा अच्छा लगता होगा। हाँ। अच्छा, जैसे इसमें बहुत तरह के डिज़ाइन हम देखते हैं कि छठ वगैरह के चित्र भी बनाते हैं, और क्या क्या मिथिला पेंटिंग में चित्रकारी में जो बनाते हैं, क्या क्या डिज़ाइन बनाते हैं? और मिथिला पेंटिंग में मुख्य रूप से देवी देवता, पेड़, पशु पक्षी का बनने छै, कपड़ा पर में कयल जाइ छै। आब ती बहुत नीक हमरा मिथिला में एकटा ट्रेंडिंग आयल जे जते भी शादी विवाह होइ छै ओइमे हर बाराती के पाग चादर से स्वागत कयल जाइ छनि, तो ओइ के लेल हर कलाकार के से चीज ई चीज होइ छै। बिल्कुल। अच्छा, जब आपने बताया कि आप सीखने जाती थी तो वहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग मिलती थी, बहुत सारे कलाकार हैं जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो क्या क्या सीखने में इस्तेमाल करती थी आप सामग्री, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो अर्पिता जी, जे बच्चा मिथिला पेंटिंग सीखऽ चाहे छै ओकरा मिथिला के कल्चर बुझऽ पड़तै, ओकरा शांत बनऽ पड़तै, ओकरा अपन कल्चर, अपन सभ्यता, अपन परिवेश के जाना पड़तै, ओकरा 3 से 4 घंटा बैसे के कैपेसिटी रहबाक चाही से बच्चा। आइ काल्हि की होइ छै तऽ अहाँके किछु पेंटिंग बनायल भऽ गेल, अहाँ सोशल मीडिया पर पोस्ट कऽ देलियै, अहाँ कलाकार बनि गेलियै, ई चीज नहीं होइ छै। जा धरि अहाँ मिथिला कल्चर के नहीं जानबै, जा धरि अहाँ विद्यापति के नहीं जानबनि, जा धरि अहाँ अपन परिवेश में देवी देवता के पूजा पाठ नहीं जानबनि, जा धरि अहाँ जा धरि अहाँ राजा सलहेश के स्टोरी नहीं जानबनि, ता धरि अहाँ नीक गोदोदना पेंटिंग नहीं कऽ सकै छी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब तक अपने कल्चर को नहीं समझेंगे तो भला वो पेंटिंग कैसे बना पाएंगे। कल्चर को समझना, अपने संस्कृति संस्कार को समझना सबसे ज़रूरी। आप कई जगहों पर हमने सुना है कि स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में सिखाती भी हैं, सरकारी स्कूलों में ख़ास तौर पर आप जाती हैं और 1-2 दिन समय निकाल कर सिखाती हैं बच्चों को, ये बहुत अच्छी आपकी पहल है। तो जो आप बच्चों को सिखाती हैं उसके बारे में थोड़ा और बताइए, कैसे ये प्रयास करती हैं? जी अर्पिता जी, ई कि एखन सरकारी संस्थान में की भऽ रहल छै तऽ सैटरडे के पठन पाठन के काज नहीं होइ छै, बच्चा के बाहरी शिक्षा देल जाइ छै। तऽ हमर ई प्रयास रहैए जे बच्चा के अपना कल्चर के जोड़ी, ओकर जानकारी दिए, जाकर
ई चीज़ तो हम नहीं कहब जे हम हर बच्चा के अपना तरफ खींच लै छी, अपना कल्चर से जोड़ि लै छी, लेकिन बहुत बच्चा के जोड़लहुँ हँ। ताहिमे ओहिमे के दिव्यांग बच्चा एहन एहन महिला छथि जे अपन परिवार के एहि चीज से भरण पोषण कऽ रहल छथि, एहि फील्ड में खूब नीक काज कऽ रहल छथि। सही बात। बहुत सारे बच्चों को आप जब सिखाती हैं तो हमने सुना है कि आप कुछ गीत संगीत भी गाती हैं जो आपके संस्कृति और वहाँ के संस्कार गीत हैं, तो कुछ अगर आप अभी गुनगुनाएं, आप सोच लीजिए कि आपको हमें ही ट्रेनिंग देना है तो और गुनगुना के हमको सिखाइए ज़रा। ठीक है, तो जैसे हम शिव जी का पेंटिंग बना रहे हैं, तो शिव जी का जब भी जखने बात अबै छै तखने तो विद्यापति के बात एबे करतनि, तो हम विद्यापति के नचारी सुनबे छी। गे माई जोगिया मोर जगत सुखदा, यक दुख ककरो नहीं देल गे। माई जोगिया मोर जगत सुखदा, यक दुख ककरो नहीं देल। दुख ककरो नहीं देल गे माँ, ये दुख ककरो नहीं दे लेगे माई। एही जोगिया के भांग भूतियालक धथुर खुआए, धन ले लेगे माई जोगिया मोर जगत सुखदा, यक दुख ककरो नहीं देल। कार्तिक गणपति दुई जन बालक, जग भरी के नहीं जानेंगे माई। तीन को अबरन किछुओ ने देखइन, रति एक कान नहीं सोनेंगे माई। जोगिया मोर जगत सुखदा, यक दुख ककरो नहीं देल। बहुत खूब आपने गाया और आपके गाने से समझ में आया है कि कैसे आप अपने जो मधुबनी पेंटिंग है उसमें चित्रों को उकेरती होंगी। इतने प्यारे भाव आपके। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने इतने अच्छे से तमाम बातें अपने कल्चर के बारे में, अपनी आर्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्चना जी हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए अब दर्शकों जल्दी से हमारा पता भी नोट कर लीजिए और अपने दिल की बातें हम तक ज़रूर पहुँचाइए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पिन कोड है 800001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com पर। तो उम्मीद है कि हमारे प्यारे दर्शकों ने हमारा पता ज़रूर नोट कर लिया होगा। दर्शकों आप अपनी बातें हम तक ज़रूर पहुंचाइए और अपने दिन को बेहद खूबसूरती से बिताइए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।